नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने हरियाणा में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अंबाला से वरुण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको बताते हैं 8 उम्मीदवारों के नाम। अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया गया है। हिसार से जयप्रकाश को टिकट मिला है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिली है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ताल ठोकेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गुरुग्राम सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो कांग्रेस पार्टी जो कि 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में एक सीट आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में उसको दी गई है। तो 9 में से 8 सीटों पर नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। गुरुग्राम सीट पर अभी भी कैंडिडेट का नाम कांग्रेस पार्टी फाइनल नहीं कर पाई है। तो 8 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने, उनके नाम आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए कहां से किस किस को टिकट मिला है। अंबाला से वरुण चौधरी चुनाव लड़ेंगे। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट मिला है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हैं। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। हिसार से जयप्रकाश, सिरसा से कुमारी शैलजा। ये वो 8 नाम जो कांग्रेस पार्टी ने लंबी माथापच्ची के बाद अनाउंस किए हैं। तो लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का, जो आखिरकार आ गई। लेकिन 8 नाम डिक्लेयर हुए हैं। एक नाम अभी भी घोषित होना बाकी है। तो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, जहां पर 25 मई को मतदान होना है। और ऐसे में ठीक एक महीना पहले, यानी कि 25 तारीख को, कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ये लिस्ट घोषित की गई है देर शाम, जिसमें एक नाम अभी भी गायब है। तो गुरुग्राम सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। और किस किस को टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में, ये देख लीजिए। कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में है इस बार। दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं। और किसके सामने कौन है, अब हम आपको वो दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने उम्मीदवार पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है। तो किसका मुकाबला अब किससे है, कहां पर किस तरह का मुकाबला बन रहा है, किस तरह की टक्कर बन रही है। तो ये हम आपको कौन किसके सामने है वो दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं दीपक गौतम और सोनीपत से जुड़ रहे हैं सनी मलिक। सबसे पहले फरीदाबाद चलेंगे दीपक गौतम के पास। दीपक, इससे पहले कि हम इस बात का जिक्र करें कि कांग्रेस पार्टी अभी तक गुरुग्राम सीट पर नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पाई है, सबसे पहले लिस्ट पर बात करते हैं। ये जो लिस्ट आई है, सबसे खास बात, क्योंकि बहुत लंबी माथापच्ची के बाद आई है, लंबे इंतजार के बाद आई है। ऐसे में जो 8 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, इनको आप इस पूरे मुकाबले में कहां पर देखते हैं और कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति समझ में आती है इस लिस्ट से? देखिए, बिल्कुल जब इस लिस्ट को देखते हैं तो 2 चीज़ें बहुत चौंकाने वाली इसमें सामने आती हैं। पहली बात ये कि इसमें श्रुति चौधरी का नाम नहीं है। किरण चौधरी की बेटी हैं, परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। और किरण चौधरी पूरे जोर शोर से लगी हुई थी कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लेकिन उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली है। और इसकी एक वजह जो बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि जो चुनाव हुए थे राज्यसभा के, और राज्यसभा के चुनावों में जिस तरीके के एक वोट को लेकर खेल हुआ था, उस वोट की जो गाज है कहीं ना कहीं किरण चौधरी पर गिरती नजर आई है।
है और यही वजह है कि श्रुति चौधरी की टिकट कट गई है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतक से एक बार फिर दीपेंद्र हुड्डा को मौका मिला है और दीपेंद्र हुड्डा का नाम उस समय सामने आया है। पहले से दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का नाम उस समय सामने आया है जबकि पार्टी इस फेवर में नहीं थी कि दीपेंद्र हुड्डा को उतारा जाए। हाईकमान नहीं चाहता था और उसकी वजह यह कि दीपेंद्र हुड्डा पहले से राज्यसभा सांसद हैं और अगर वो हरियाणा से चुनाव लड़ते हैं, रोहतक से चुनाव लड़ते हैं और वो अगर जीत भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी एक राज्यसभा की सीट गंवा देगी और जैसे ही पार्टी राज्यसभा की सीट गंवाएगी तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस स्थिति में फिलहाल नहीं है कि वो राज्यसभा की सीट को दोबारा हासिल करना पड़े। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक राज्यसभा की सीट कम से कम कांग्रेस के खाते से जाती हुई नजर आएगी, तब भी जबकि दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव को जीत जाते हैं। हम जीतने की बात कर रहे हैं, अगर ये जीतते हैं तो राज्यसभा की सीट का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर माहौल कुछ और बढ़ता हुआ नजर आया तो यही बात जो है कांग्रेस हाईकमान के मन में थी और इसी वजह से दीपेंद्र हुड्डा पर काफी लंबा संशय चला। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह इस बात के लिए तैयार थे। दीपेंद्र हुड्डा खुद ये चाहते थे कि रोहतक से वो चुनाव लड़े, तो रोहतक से चुनाव उनकी पूरी तरह से लिस्ट तय कर दी गई है। तीसरी बात, पहले हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट किसके सामने कौन होगा, क्या होना है, वो सारी चीज आप बता चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उस लिस्ट में जो पॉइंट्स हैं। तीसरी बात, गुड़गांव की अब बात करते हैं। गुड़गांव से अभी तक इस सीट को होल्ड कर दिया गया है। अभी तक 8 उम्मीदवार उतारे गए हैं, एक गुड़गांव को छोड़ दिया गया है। चूंकि गठबंधन यहां है कांग्रेस का, इसका मतलब यह है कि एक सीट पर सुशील गुप्ता है, वहीं दूसरी सीट जो गुड़गांव की सीट बसती है उस पर अभी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। इसका मतलब यह कि वहां पर जबरदस्त कश्मकश चल रही है। तैयारी इस बात की है, वहां कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनमें फिल्म स्टार राज बब्बर का नाम सामने आ रहा है और कई नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव की सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है और गुड़गांव की सीट 1-2 दिन में क्लियर होती आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं पूरे प्रकरण की, इस पूरे सीन की। इस पूरे सीन में अभी हो क्या रहा है किया दीपक, तो यहाँ पर इसका जिक्र करना भी जरूरी है। कल जिस तरह से कैप्टन अजय यादव की बाइट भी चली थी और कहीं ना कहीं राज बब्बर के नाम को लेकर हो सकता है कुछ अंदरूनी विरोध के स्वर उठ रहे हों और इसी को देखते हुए अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाला गया है कि अगर राज बब्बर को टिकट दिया जाता है तो अंदर खाने असंतोष सामने आ सकता है। देखिए, बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है। चूंकि राज बब्बर के बारे में जो बात कही जा रही है, जो कांग्रेस के अंदरूनी लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राज बब्बर यहां से बिलोंग नहीं करते हैं, गुड़गांव से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। अजय यादव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैंने यहां लोगों के बीच में काम किया है, मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूं, उनके सुख दुख में रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में टिकट पर जो दावेदारी है मेरी है और टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए। अब अजय यादव के बारे में अगर कहा जाए तो अजय यादव सोनिया गांधी परिवार के, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। ये बताया जाता है कि उनकी डायरेक्ट पकड़ वहां पर है और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच की जो अदावत है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब इनके बीच में अदावत चलती रहती है, लगातार बयान इस तरह के सामने आते रहते हैं और यही वजह है कि अभी तक ये सीट जो है गुड़गांव की क्लियर होती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। अब बचा कितना टाइम है? अब 1 महीना कुल मिलाकर बचा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। फरीदाबाद सीट की बात करना ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि फरीदाबाद सीट की अगर हम बात करते हैं तो देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। केंद्रीय मंत्री बने थे बाद में कृष्णपाल गुर्जर, यहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उसके बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत यहां से हासिल हुई थी। उनके सामने उतारा गया है महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो महेंद्र प्रताप कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, गुर्जर समुदाय में अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा कई बार मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में और पिछले कुछ समय से राजनीति से एक तरह से विमुख चल रहे थे। उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे विजय प्रताप को सौंप दी थी और पूरी तरह से विजय प्रताप ने यहाँ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब महेंद्र प्रताप खुद सामने आए हैं, महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ेंगे। तो अब जो फरीदाबाद में टक्कर होती नजर आएगी वो टक्कर नजर आएगी गुर्जर वर्सेस गुर्जर की। तमाम बिरादरियों को साथ साधने की कोशिश होगी, लेकिन गुर्जर वोटों को ध्यान रखा गया है। और यहां एक दिलचस्प बात यह है कि हम पिछले कई लोकसभा चुनावों से देख रहे हैं कि यहां पर जो टक्कर है वो आमतौर पर जो देखने को मिलती है गुर्जर वर्सेस गुर्जर ही देखने को मिलती है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से अवतार बढ़ाना को लगातार उतारा जाता रहा था और पिछले कई बार हारने के बाद अब वो राजनीति में, फिलहाल फरीदाबाद की राजनीति में नजर नहीं आते हैं। अब अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो इस चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो अभी फिलहाल वो राजनीति में फिलहाल बहुत ज्यादा सक्रिय, फरीदाबाद लोकसभा की नजर नहीं आते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गुर्जर के सामने गुर्जर है और इस बार जो कृष्णपाल गुर्जर हैं और उनके समर्थक जो हैं उन्होंने इस बात का नारा दिया है कि इस बार 10 लाख पार। तो अब जो स्थिति नजर आ रही है वो स्थिति 10 लाख पार की बनेगी। कौन 10 लाख
लाख पार जाएगा। जीत किसकी होगी, कैसी जीत होगी, ये फैसला तो जनता ने करना है। लेकिन ये बात तय है कि अब कांग्रेस की तरफ से बहुत मंथन के बाद ये टिकट का अनाउंस कर दिया गया है और अब चुनाव देखने को जो मिलेगा वो चुनाव अब जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक हो ही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट अनाउंस पहले कर दी, 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लगातार प्रचार प्रसार का दौर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, लगातार रैलियां चल रही थी। तो अभी तक जो नजर आ रहा था वो नजर ये आ रहा था कि मैदान में कहीं दूसरा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस का लिस्ट आ गई है तो अब चुनाव दिलचस्प होता नजर आएगा और जिस चुनाव का लोग इंतजार करते हैं, जिस चीज को लोग चर्चा करेंगे। अभी कुरुक्षेत्र की सीट बाकी है, करनाल की सीट पर भी चर्चा करनी है, हिसार सिरसा ये सब बाकी है, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हम सोनीपत का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सनी मलिक सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि सोनीपत से कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी पर दांव लगाया है। सनी, मुझे ये बताइए कि सतपाल ब्रह्मचारी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और उनका जो दावा है वो कहां पर स्टैंड करता है बाकी उम्मीदवारों के सामने? जी देखिए, बिल्कुल अजीता की सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट है वो दे दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। तो अब जो ब्राह्मण वोट है, खासकर अब सोनीपत सीट है वो नॉन जाट वोट सीट है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में रमेश चंद्र कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 1,62,000 वोटों से वो हराया था, जिसके बाद कांग्रेस ये नहीं चाह रही थी कि जो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है सोनीपत, उसको एक बार फिर है वो जीता जाए। उसको लेकर उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी पर है वो दाव खेला है। हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें अजीता, सतपाल ब्रह्मचारी मेयर रहे हैं हरिद्वार से और कई बार उन्होंने हरिद्वार सीट से विधायक का चुनाव है वो लड़ा। हालांकि वो वहां पर जीत नहीं दर्ज करा पाए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मेयर वो रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर वहां से। लेकिन अब सोनीपत से वो चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। सोनीपत के सफीदो हल्के के जो गांव है गांगोली, वो वहां से ताल्लुकात है वो रखते हैं और वहीं पर उनका जीवन है वो पूरा बीता है। लेकिन अब सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देना यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात ये हो जाती है अजीता, क्योंकि मोहनलाल बडोली हैं वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। उनके सामने किसी ना किसी ब्राह्मण को है वो उतारना था कांग्रेस को, तो उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी पर है वो दाव खेला है। अगर सोनीपत लोकसभा सीट के आंकड़ों की हम बात करें अजीता, तो लगभग 17 लाख से ज़्यादा वोट है और यहाँ पर लगभग 6 लाख से ज़्यादा वोट है वो जाट वोट है। उसके अलावा फिर ब्राह्मण ओबीसी वोट है वो आते हैं। लेकिन किसी जाट नेता को वोट टिकट ना देना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चाल है वो हो सकती है, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी एक ब्राह्मण नेता हैं, कई मंदिरों के महंत हैं। उसके अलावा जितने भी हरियाणा में गौशाला वो माने जितनी भी गौशाला चल रही हैं हरियाणा में आज के दिन, वो सभी को फंडिंग है वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है अजीता कि अगर जननायक जनता पार्टी ने किसी बड़े जाट चेहरे को यहाँ से उतारा और वो जाट वोट बैंक काटने में कामयाब रहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएंगी। क्योंकि 2019 के चुनाव में हमने देखा जब दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा, तो दिग्विजय चौटाला ने लगभग 17,000 वोट है वो हासिल किए। और राजनीतिकार यह मानते हैं कि उन्हीं 17,000 वोट के चलते सेंध लगाई गई थी जाट वोट बैंक में, उसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1 लाख वोटों से हार का सामना है वो करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि अब की बार सोनीपत की जो सीट है वो होट सीट मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस वो मानी जाएगी कि क्या मजबूरी थी कि सतपाल ब्रह्मचारी को यहां से उतारना पड़ा? क्या उनके पास कोई और मजबूत उम्मीदवार नहीं था? क्योंकि चुनौती बड़ी है सतपाल ब्रह्मचारी के सामने। हो सकता है उनके ऊपर बाहरी होने का आरोप भी लग जाए। हालांकि गौशालाओं को वो फंडिंग करते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कितना मजबूत है यहाँ पर? जी देखिए, अभी सतपाल ब्रह्मचारी को अपना जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो यहाँ पर तैयार है वो करना पड़ेगा। हालांकि सोनीपत लोकसभा की हम बात करें तो 4 ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं यहाँ पर, और उन्हीं पर दारोमदार रहेगा कि कैसे सतपाल ब्रह्मचारी के जो चुनाव को है वो आगे बढ़ाना है, कैसे उनकी जो छवि है वो मतदाताओं में है वो तय करनी है। और उसी के बाद एक बड़ा फेरबदल है वो हो सकता है सोनीपत में। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है वो होने जा रही है सोनीपत लोकसभा सीट। जी अजीता। बिल्कुल सनी, ऐसे में यहाँ पर जो मुकाबला है अब वो किसके किसके बीच में सीधी फाइट मानी जा सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए अजीता भारतीय जनता पार्टी के राय से विधायक है मोहनलाल बड़ोली, जिनको लोकसभा का टिकट है वो दिया गया है। उनके और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच में सीधी टक्कर है वो होने जा रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है वो सोनीपत में नजर नहीं आ रहा जो कि दिग्विजय सिंह चौटाला की तरह 70,000 वोट है वो हासिल कर सके। और वहीं अनूप सिंह दहिया पूर्व एसपी हैं, हरियाणा में सेवानिवृत्त है वो हो चुके हैं, उन पर इंडियन नेशनल लोकदल ने दाव है वो खेला है। हालांकि उनका प्रभाव है वो कुछ नजर नहीं आ रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का, तो हम कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला है अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अब की बार देखने को मिलेगा। जी अजीता। ठीक है सनी, हम रुक करेंगे सिरसा का। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सावंत सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरसा में किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला माना जा सकता है सुरेंद्र? देखिए जितना आपको बता दें कि सिरसा जिस तरीके से एनएलओ का गढ़ रहा है, तो इसमें साफ तौर पर यह कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। जिस तरीके से एनएलओ का गढ़ माना जाता है, ये एरिया है जो चौटाला परिवार के साथ काफी इनका गठजोड़ रहा है इस क्षेत्र का। जिस तरीके से जो एनएलओ का भी कैंडिडेट अभी कुछ दिन पहले ही उम्मीदवार की लिस्ट जारी हुई थी, जिसके अंदर जो एनएलओ के कैंडिडेट हैं वो एक इंजीनियर है। हालांकि उनका कभी प्रभाव नहीं रहा है, ना ही इस क्षेत्र के अंदर कभी दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी अभय सिंह चौटाला ने कल यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें जो लोकल थे, जितने भी इनके कार्यकर्ता थे, उनकी सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा का जिक्र आया है यहाँ पर, कुमारी शैलजा सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, 10 साल यहाँ पर रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी जितने यहाँ के बड़े नेता हैं उनके साथ भी काफी अच्छा इनका गठजोड़ रहा है। अशोक तंवर है वो भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, जो जिस समय सिरसा के सांसद थे उस समय प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो आपस में यह एक गुत्थी सी बनी हुई है। अभी कुछ नहीं कह पाना कि किसके बीच होगा, आमने सामने का होगा, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट रात ही जारी हुई है। किस तरीके से फील्ड में निकलते हैं, किस तरीके से आगे का रणनीति रहेगी, यह आगे जो जिस तरीके से 2, 4, 5 दिन का समय निकलेगा उसके बाद ही सामने रिजल्ट निकल पाएगा कि किस तरीके से यह इलेक्शन चल रहा है और आमने सामने की टक्कर होती है या त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, हम रुक करेंगे दीपक गौतम का। दीपक, अगर सिरसा की सीट की ही चर्चा करें तो कुमारी शैलजा एक मंजी हुई खिलाड़ी हैं, ऐसे में कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट दिया जाना कितना फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, कितनी मजबूती हो सकती है? और अशोक तंवर उनके सामने है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, तो कहाँ किस तरह से इस मुकाबले को, इस सीट के समीकरणों को देखा जा सकता है? देखिए, कौन कितना मजबूत रहेगा ये तो उस इलाके की जनता को तय करना है, लेकिन हम फिलहाल जब बात कर रहे हैं तो वो आंकड़ों के आधार पर करते हैं। हम आंकड़ों के आधार पर जब बात करते हैं, जनरल प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर बात करते हैं, तो वो क्या कहती है। अब कुमारी शैलजा को अगर हम जानते हैं तो कुमारी शैलजा को कैसे जानते हैं? कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, सांसद रह चुकी हैं, पहले ही सिरसा से वो एक बार सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसका मतलब ये कि हरियाणा में कुमारी शैलजा अपना एक बड़ा नाम रखती हैं, सिरसा से पहले सांसद रह चुकी हैं। अशोक तंवर की अब बात करते हैं। अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए हैं, इससे पहले तमाम पार्टियों की परिक्रमा लगाकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब टक्कर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो जानकारी आ रही थी, जिस तरह के सोर्सेज बता रहे हैं, वो सोर्सेज ये कि वहाँ अशोक तंवर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के लोग हैं वो अभी अशोक तंवर को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाए हैं। और यही वजह है कि अब ये देखना। बिल्कुल दीपक, अपनी बात जारी रख सकते हैं आप। तो सिरसा से आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर चुनाव मैदान में है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को उतारा है और संदीप लोटा एनएलडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जेजेपी की भी कैंडिडेट यहां से चुनाव मैदान में हैं। तो देखना होगा कि इस सीट पर किस तरह से समीकरण बैठते हैं। और चलेंगे अपने संवाददाता सुरेंद्र सावंत के पास सिरसा सीट पर ही चर्चा करने के लिए।
सिरसा का चुनावी माहौल क्या है सुरेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है लगातार हरियाणा के हर हिस्से में। तो ऐसे में सिरसा में क्या कुछ खास? देखिए, जिस तरीके से जो सिरसा की जिक्र आ रहा है अशोक तंवर की, जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे कि अशोक तंवर का काफी यहाँ पर अभी तक जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको। इसके अलावा एक बात और बता दें कि जिस तरीके से जो किसान प्रोटेस्ट रहा था उसमें भी सिरसा काफी एक्टिव रहा था, तो उसको लेकर भी काफी विरोध का सामना अशोक तंवर को है करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि डवाली का क्षेत्र है जो पंजाब से लगता है और पूरी लोकसभा की यदि बात करें तो काफी बड़ा क्षेत्र है जो पंजाब के साथ लगता है, जिसके कारण अभी लगातार किसानों की जो है सामना करना पड़ रहा है, नाराजगी का सामना करना अशोक तंवर को पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी कुमारी शैलजा का जिक्र अभी जिस तरीके से लिस्ट में नाम उनका आया है, तो कुमारी शैलजा एक बड़ी नेता है, यहाँ से सांसद रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी भी यहाँ पर काफी एक्टिव रहे हैं और काफी अच्छी टीम भी उनके पास यहाँ पर है, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 2 महीने पहले यहाँ पर एक सिरसा के अंदर बड़ी रैली की थी जिसमें काफी भीड़ दिखाई दी थी और संकेत भी दिए गए थे कि यहाँ से लोकसभा की उम्मीदवार हो सकती है। उसी के बाद जितने भी जो समर्थक हैं कांग्रेस के जो इस शैलजा गुट के हैं वो सब एक्टिव हो चुके थे। पिछले 1 महीने से लगातार वेलकम शैलजा के यहाँ पर अपने स्टेटस वगैरह भी लगा रहे हैं और पूरे तरीके से एक्टिव भी कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल कड़ी टक्कर होगी, अशोक तंवर के लिए भी आसान नहीं होगा। बीजेपी का साथ इनके मिलेगा, कितना मिलेगा, यह भी आने वाला समय डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलेंगे करनाल, हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग करनाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करनाल का मुकाबला अब कैसा नजर आ रहा है हिमांशु, कांग्रेस के उम्मीदवार डिक्लेयर कर देने के बाद? टक्कर नहीं होगी, जहां तक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पहले जो नाम चल रहे थे वीरेंद्र राठौड़ का या फिर बुल्ले शाह का जो पानीपत से संबंध रखते हैं, वीरेंद्र राठौड़ करनाल की खरोंडा से संबंध रखते हैं, अगर वो उम्मीदवार मैदान में आते तो फिर मनोहर लाल के साथ मुकाबला हो सकता था। दिव्यांशु बुद्धि राजा अनुभवी नहीं है, वो नए चेहरे हैं। ये कहा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस में भले ही उनकी पकड़ हो, 31 साल उनकी उम्र है, लेकिन 2 बार के सीएम जो रह चुके हैं मनोहर लाल, उनके सामने ज्यादा मजबूती से शायद ना खड़े हो पाए। हालांकि भीतर घात भी हो सकता है कांग्रेस के अंदर, जो अंदरूनी गुटबाजी है वो पहले भी कई बार देखने को मिली है कांग्रेस में, क्योंकि नाम कुछ और चल रहे थे, जिसमें वीरेंद्र राठौड़ का नाम था, चाणक्य शर्मा जो कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, उनके बेटे का नाम भी चल रहा था। इसके अलावा एनसीपी में एक नेता है वीरेंद्र मराठा, वो भी, उनका नाम भी कांग्रेस के लिए चल रहा था कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो फिर उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवा दी जाएगी। पानीपत से नाम चल रहा था, अनुभवी नेता है बुल्ले शाह, लेकिन नाम नया आता है दिव्यांशु बुद्धि राजा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एनसीपी के भी एनएसयूआई के नेता भी रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी में कई बार प्रधान भी रह चुके हैं। लेकिन मनोहर लाल जो एक अनुभवी नेता है, 2 बार के विधायक हैं, 9.5 साल उन्होंने सरकार चलाई है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सामने ये चेहरा युवा है। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि मार्जिन क्या रह सकता है और किस तरीके से ये टक्कर होती है। हालांकि आज नायब सिंह सैनी भी करनाल के अंदर मौजूद रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी इस पर रिएक्शन जरूर लिया जाएगा कि कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो गुरुग्राम की लिस्ट अभी भी बाकी है, लेकिन बाकी जगह मैदान में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और करनाल से जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के दिव्यांशु बुद्धि राजा, उन्हें मौका मिला है। धन्यवाद आपका। तो कुछ सीटों पर काफी कमजोर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं हिमांशु नारंग, करनाल सीट की खास तौर से बात करें तो नाम चल रहा था कुछ और उम्मीदवारों का, लेकिन तय हुआ कोई और उम्मीदवार, दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि अनुभव के मामले में काफी कम बैठेंगे मनोहर
लाल के, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। 25 मई को चुनाव होगा। सिंगल फेज इलेक्शन है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे 25 मई को। तो हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पर और गठबंधन को मिलाकर 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस से उम्मीदवार का इंतजार है। 4 सीटों पर इनेलो की ओर से भी ऐलान होना बाकी है और जेजेपी ने अभी सिर्फ 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो छठे चरण में 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और उससे पहले ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है।